मैं रेणुका सिंह हाजिर हूँ टॉक विद बस्तर विलेजर में एक दिलचस्प कहानी और पर्सनालिटी को लेकर। लेकिन शो शुरू होने से पहले आप ये जरूर देखिएगा जो जिला दंतेवाड़ा में बैलेडीला पहाड़ी में 3000 फीट पर मौजूद है। भगवान गणेश की 3 फीट सुंदर पत्थर की मूर्ति और ये है बस्तर के मलखम मास्टर्स, जिन्होंने अपनी कला से पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। और अब ढोलकाल की पहाड़ियों पर इनका मलखम करना किसी अजूबे से कम नहीं था। इन दिनों सोशल मीडिया में ढोलकाल की पहाड़ियों पर मलखम के कर्तव्य करते हुए जो बच्चे नजर आ रहे हैं, इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके जो मास्टर हैं वो कितने काबिल और क्रिएटिव हैं। लेकिन ऐसे में मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये कितना सुरक्षित था। इन्हीं कई सारे दिलचस्प सवालों के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बस्तर में मलखम की शुरुआत करने वाले मनोज सर। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। और हाँ, काफ़ी दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं। आपके बस्तर विलेजर्स का चैनल को हम लोग देखते रहते हैं और आपसे काफ़ी हमारा लगाव भी है कि आप अंदर की बातों को लोगों के सामने लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपने जो ये ढोलकाल में करने का करतब करने का सोचा, आखिर ये आइडिया किसका था? देखिए, ये तो आइडिया मेरा ही था, है ना। हम महाराष्ट्र की बातें करें जहाँ पे गणपति को ज़्यादा माना जाता है, तो वहाँ पे जाने से एक ही चीज़ सुनने को मिलता है कि आपके जो ढोलकाल मंदिर है वहाँ पे जाना है। और काफ़ी दिनों से दिमाग में हलचल चल रहा था। और सच बोलूँ तो कोई चीज़ हम लोग करते नहीं हैं, कोई शक्तियाँ है जो हमें करने के लिए विवश करती है। और ऐसे ही 31 दिसंबर 2024 को मैं जैसे सो के उठा सुबह सुबह। लेकिन मुझे याद है आपने एक हफ्ते पहले मुझे एक कॉल किया था फोन पे सुबह सुबह 6:30 बजे और बोला रेणुका जी ढोलकाल में मलखम कर लें क्या? ये मुझे याद है, तब उस वक्त मैं पूछ नहीं पाई थी। तो आप क्या सोचकर उस वक्त जो है 6:30 को आप उठ के वो फोन लगाए थे कि वहां करना चाहिए? देखिए, मैं कोई भी जब भी प्लान आता है ना मेरे दिमाग में, तो मेरी नींद चैन सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब सो ही नहीं पाता हूँ, मैं एकदम नहीं सो पाता हूँ, कभी भी नहीं सो पाता हूँ। मतलब 12 बजे रात में भी मेरा मन कर, मैं 3 बजे से जग रहा था उस समय में, जब आपको फोन कर रहा था 3 बजे से जग रहा था। अच्छा। कि मैं 3 बजे फोन करने वाला था सुबह में। तो मैं सोचा नहीं, अभी फोन नहीं करता हूँ, सुबह करता हूँ। तो समय का इंतजार कर रहा था, तो 6 बजा। 6 बजे के बाद आपको फोन किया राय लेने के लिए, वहां पे करूंगा तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेगा, प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकती है, सारी चीज जानकारियां लेनी थी। क्या मालूम आपने भी हल्का में लिया कि भाई ये कहा वहां पे कर पाएंगे। मगर हम लोगों ने, सच बोलूं तो वही चीजें हैं कि जब भी कोई प्लान हमारे दिमाग में आता है ना कि ये चीज करना है, तो उस जीने नहीं देता है, सोने भी नहीं देता ना जीने देता है। वो कहते हैं ना कि सपने अगर सजाता है कोई व्यक्ति तो उसे नींद नहीं आता है। तो सेम चीज आपके साथ है। नींद नहीं आता है ना, खाना पीना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो मंदिर को जब भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, गणपति को देखता हूँ, उस प्रतिमा को देखता हूँ, तो मंदिर कुछ ना कुछ, सच बोलूं तो बोलता है कि मुझे कुछ स्थापना चाहिए, कुछ मतलब मुझे एक मंदिर चाहिए, सुरक्षित एक जगह चाहिए, ऐसा करेगा। क्योंकि जब भी देखा हूँ, हम लोग देखे हैं, सब में देखे हैं कि बहुत जगह से खंडित हो गया है वो प्रतिमा, खंडित हो गया है, मगर वहां पे है और वहां पे लोग भी चाहते हैं। तो मैंने एक दिन प्लान किया कि हमें वहां पे ढोलकाल जाना चाहिए। तो 31 के दिन हम लोग, मैं सौरभ से बोला कि हमें जाना है ढोलकाल, तो वो भी चौंक गए, सब चौंक गए कि क्या है, क्या बात है सर। मैंने नहीं जाना है, बस ऐसा रात में कुछ हलचल हो रहा था। तो आपने जाने से पहले आपने किसी को नहीं बताया कि आपके दिमाग में ये चल रहा है? नहीं, मैं किसी को नहीं बताया था। सिर्फ आप वहां जाके चयन कर रहे थे स्थान का? चयन कर रहा था। तो मैं वहां से आया, दंतेवाड़ा आया, दंतेवाड़ा के बाद वहां पे गया। वहां जाने से पहले मैं ढोलकाल का रास्ता भूल गया था, मैं दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव में देखा को कुछ भी नहीं है, ढोलकाल कहाँ है नहीं पता है। और तो वहां के लोगों से जानकारी लिया, वहां के बहुत सारे लोगों को भी। तो ये जो रास्ता आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई भटकाव है, क्योंकि जब हम फरसपाल पहुंचते हैं तो वहां से एक समिति होती है जो सीधे ट्रैक करने के लिए जाती है, पर बीच का एक चौराहा आता है जहां से आप पंडेवार के रास्ते गोंदपाल होते हुए जाते हैं और एक दूसरा रास्ता है जो आपको बीजापुर ले जाता है। तो आपका भटकाव कहाँ पर हुआ था? तो यदि आप गूगल मैप में देखेंगे ना, तो रास्ता दिखाएगा उसी गांव का दिखाएगा, ये रास्ता नहीं दिखाता है। अच्छा। तो गूगल मैप के द्वारा हम लोग उस गांव में चले गए, सीधे सीधे चले गए और उस गांव में चले गए।
और जाने के बाद वहाँ के लोगों से पूछा हमने कि चलो भाई हमारे साथ कोई चल सकता है, कि हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि ऐसे ही ट्रैक होगा, कोई आता ही नहीं है ऐसा करके, कोई होगा भी नहीं ऐसा करके मुझे भी लगा। तो मैं धीरे धीरे जैसे अपना जर्नी हम लोग पूरे टीम के साथ शुरू किया। काफी लंबा चौड़ा जगह था, मगर मेरे दिमाग में आ रहा था कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, इतने सोशल मीडिया में क्यों छाया हुआ है ये चीजें। तो फिर चलते गया, कुछ देर के बाद देखा कि दूसरा एक रोड आ रहा है, रास्ता आ रहा है, उस रास्ते में बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था। जैसे जैसे मैं गया, ऊपर जाते जाते देखा कि वहां पे सब तो जाते हैं भगवान के साथ, सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे कुछ कमी दिखाई देता है वहां पे जाने के बाद। एक तरस भी आता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। वो मूर्ति को देखकर वो टूट गया है चारों तरफ से, मतलब कभी भी रात में कोई भी जानवर आके उसको गिरा सकता है, टूट सकता है। एक हमारे पास वो बहुत बड़ा चीज है, क्या मालूम बस्तर के लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। आप बाहर में इंडिया में जब जाएंगे, बस्तर की जब बातें होगी तो ढोलकाल की 100% बातें होती है कि ढोलकाल मंदिर हमें जाना है, ढोलकाल जाना है, ढोलकाल जाना है, हर आदमी ये बोलता है। तो समझ सकते हैं कि वो जगह कितना बड़ा है। असल में बोल रहा हूँ, मूर्ति को जब आप देखोगे तो मूर्ति आपसे कुछ बोलती है, वो चाहती है कुछ कि मुझे एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए, मुझे भी एक मंदिर चाहिए। हम लोग इतने बड़े बड़े भारत में मंदिर बना चुके हैं, मगर उस जगह के लिए, उस प्रतिमा के लिए हम लोग मंदिर क्यों नहीं बना रहे, ऐसा दिमाग में ख्याल क्यों नहीं आ रहा है। यदि मैं भी जाता हूँ वहां पे वीडियो बना लेता, बच्चों के साथ वीडियो बना, आज कोई भी सोशल मीडिया में नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता, वो तो बोलते सब कोई वही किया है ना। तो हमारे दिमाग में नहीं, यहाँ पे कुछ अलग करते हैं। मैं टीम से बात किया कि भाई यहाँ पे हमको मलखम प्रदर्शन करना है। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया? यस, 100%। आज के जमाने में यदि हम सोशल मीडिया का नहीं इस्तेमाल करें तो सबसे मतलब बहुत पीछे चले जाएंगे। मेरा एक सवाल है। हाँ, यस। आपने सोशल मीडिया में जो चीज देखा कि ढोलकाल के बच्चा हर कोई डाल रहा है, हर कोई सोशल मीडिया डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने वो रिस्क उठाया जो आपके में 9 साल से बच्चे से लेकर काफी बड़े बच्चे हैं जो ढोलकाल की पहाड़ियों पर कर रहे हैं। तो कैसे कन्विंस किया आखिर उन्होंने, क्योंकि ये तो काफी रिस्की है, वो 3000 फीट पर है। देखिए, आप लोगों के लिए वो काफी रिक्सी होगा, हमारे लिए रिक्सी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो खेल है वो 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट पे करते हैं। हमने 30-30 फीट पे हमने किया है पूरे सावधानी के साथ। आज 10 साल हो गया, हमारे एक भी बच्चे के साथ थोड़ा सा भी कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो होते रहता है खेल में, थोड़ा बहुत लगना वो होते रहता है, क्योंकि जब तक बच्चे को लगेगा नहीं, थोड़ा मजबूती उनमें आएगा नहीं चीजें, है ना, तो थोड़ा बहुत लगते रहता है, मगर इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। और सुरेश की बातें किया जाए तो सबसे छोटा है हमारे में, और सबसे पहले वो चढ़ गया उसके ऊपर में, 15-20 मिनट हमसे पहले वो ऊपर चला गया। और यदि वहाँ पे आप कभी गए होंगे अच्छे से तो देखेंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, छोटे छोटे औरतें भी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेके जाती हैं, जो कि 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, वो भी जाते हैं। तो सोचिए कि है कहाँ पे डर, वहीं तक है जब तक आप सोच रहे हैं। मनोज जी, आप बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। यस। और आप बहुत सारे यूथ को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, ऐसे में आप जब कह रहे हैं कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए, तो आप सोचिए कि आप 3000 फीट पे ये करतब कर रहे हैं। यदि कोई हादसा यहाँ पर हो जाता है आप लोगों को देखकर, क्योंकि आप बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने भी युवा देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वहां पे किसी भी प्रकार का स्टंट ना करें। इस चीज को करने के लिए हम लोगों ने 10 साल अभ्यास किया है। देखिए, आज लोग एवरेस्ट पे भी चढ़ रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या पे एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, जहाँ पे जाना प्रतिबंधित है, मतलब मानव के लिए पॉसिबल नहीं, फिर भी लोग चढ़ रहे हैं। बहुत लोग वापस भी नहीं आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो रहा है। तो हम लोगों का वो बहुत ज्यादा नहीं है, 3000 फीट है वहाँ पे। हमको जो स्टंट करने के लिए सिर्फ 1x1 की जगह होना चाहिए, 1x1 के जगह में हम लोग सारे स्टंट कर लेते हैं। और इसकी ट्रेनिंग हमने शुरू से ही दिया हुआ है। मलखम में यही चीज हमको सीखने को मिलता है कि भाई आपका मानसिक रूप से आप कितने मजबूत होते हो, कितना ताकत और पावर आता है, मलखम हमें यही देता है। तो हमारे शो के माध्यम से हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं, चूंकि मनोज जी भी कह रहे हैं, मेरा जो सवाल है, क्या हमने आपके कलर शो, मतलब कलर्स में जब आपका शो देखा था तो बिना कट पेस्ट के हमने आपको करतब करते हुए देखा। तो क्या ढोलकाल के पहाड़ियों में भी आपने ये बिना कट लिए किया, या फिर आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, वहां पे करने से पहले हम लोगों ने 15 दिन तक प्लानिंग किया,
15 दिन तक तैयारी किया कि हम लोग वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास 5x5 का जगह है और उस 5x5 के जगह में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमने पूरी प्लानिंग किया, पूरा अभ्यास किया, सब कुछ करने के बाद ही हम लोग वहाँ पे पहुंचे। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे, और सच बताऊं कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं उस कैंप में, आपके नाइट कैंप में था, और जैसे मुझे रात में थोड़ा बहुत परमिशन मिला, उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम, मतलब मैं वहाँ था ही नहीं, मैं ढोलकाल मंदिर पे आ गया था। मतलब मेरी पूरी आत्मा वहाँ आ गई थी। मेरे को इसीलिए रात में नींद नहीं आ रहा था, और आप बोल रहे थे कि सो क्यों नहीं रहे। तो मैं टीम को फोन किया कि भाई सब कुछ हो गया, चलो आ जाओ। पूरी टीम हमारी रात में आई, हम लोग दंतेवाड़े आ गए थे। और सुबह में सच बोलूं कि क्या मालूम अचानक से दिमाग में क्या हुआ कि नहीं करना है, दिमाग में अचानक से नहीं करना है मुझे, एक नर्वस, हाँ एकदम नर्वसता आया कि नहीं करना है। तो फिर मेरी पूरी टीम को बुला लिया, भाई हाँ आओ आप लोग, नहीं करेंगे। मेरी पूरी टीम आई। जब मेरी पूरी टीम नजर के सामने जब दिखी, सबके आंखों में वो चमक दिखाई दिया, वो स्माइल दिखाई दिया। सबने पूछना चालू किया, सर इतना बड़ा चीज हमसे क्यों छीन रहे हो, क्यों गंवा रहे हो। मतलब सवाल बच्चों का हाँ, था। यस मुझसे ज्यादा प्रभावित वो बच्चे थे, वो ज्यादा मिस करने वाले थे इस चीज को कि सर हमें करना ही है। मनोज जी, जब भी मैं मलखम के करतब देखती हूँ, और मुझे याद है मैं शुरुआती दौर से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, जब आप लोग शो में गए थे और लगातार आप मुझे छोटे छोटे कट भेजते थे, और रेणुका जी इसको एडिट कर दीजिए, हमें फोटो की जरूरत है, और लगातार आप संपर्क। तो मैं जब भी उन बच्चों को देखती रही, उनमें एक अजब का एक आत्मविश्वास रहा है, और मैं हर बार जब भी उनको देखती हूँ आज भी मैं हैरान हो जाती हूँ। जो आप अभी कह रहे हैं ना, उनकी चमक, ये कॉन्फिडेंस का राज क्या है? देखिए, बस्तर के या बुझमाड़ के बच्चे ना हेल्प मांग रहे हैं, हमारा हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए, क्योंकि उसमें टैलेंट की कमी नहीं, ना शक्ति की कमी नहीं, पावर की कमी नहीं, वो सिर्फ हम सबसे ना हेल्प मांग रहे हैं। किसी भी प्रकार का हेल्प कीजिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। कितने बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बाहर में, कितनी रिक्सी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो यदि उनसे हम लोग इस प्रकार के काम करके उनको एक आर्टिस्ट बना दे, एक हीरो बना दे, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। वो उनको इधर झलकता है कि मुझे भी कुछ करना है, दुनिया में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, हमारी गिनती किस में है। वो उनकी माइंड, उनका सेटअप बोल रहा है कि हमें भी बहुत कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने जगह के लिए। तो जब मैं उनको बच्चों को देखा, वो चमक, मैं बोला क्या कर रहा हूँ मैं, इनसे छीन रहा हूँ कुछ। मुझे ऐसा लगता सचमुच कि मैं इनके सपनों को छीन रहा हूँ। मैं तुरंत डिसाइड फील किया कि चलो, फिर ढोलकल भगवान दिखने लगे कि भाई आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। जब तक हम लोग वहां पे गए 10-11 बजे तक पहुंचे, सुबह में नीचे में हमें बहुत तेज भूख लग गया था। मतलब भूख लग गया, तो 10-11 बजे भूख लग ही जाता है। हमने वहां पे खाना बनाया, खाया सब। आप लोगों ने खुद खाना बनाया? यस, हमने खुद खाना बनाया। हमने वहां पे खाना बनाया, नीचे में ही खाना बना के खाया। खाने के बाद सब रुक के, भाई अब चलो। सारे बच्चे मेरे से पहले उड़ गए, सारे बच्चे मेरे से पहले चले गए। सुरेश तो पहले भाग गया दौड़ के, एक्साइटमेंट। मतलब उसको, सुरेश वही जो आपके टीम का सबसे छोटा 9 साल का हीरो। यस, सुरेश 9 साल का बच्चा है, मगर वो किसी से भी कम नहीं है, लाजवाब है, वो प्रतिभावान है, और उसकी आंखों में वो चमक है। वो कभी ना बोला ही नहीं। उसको 20 फीट से हम कुदा दें या 25 फीट से कुदा दें, उसने कभी भी ना नहीं बोला, और वो ना नहीं बोलना ही आज उसे आगे लेके जा रहा है। कभी कभी मुझे भी दया आता है दिलो दिमाग में, मगर फिर भी ये भी आता है कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। क्या अन्याय कर रहा हूँ? इसका टैलेंट को बाहर नहीं आने दे रहा हूँ। आज मैं यदि इसको रोक दिया तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। बहुत सारा टैलेंट को देखो, हमारे बस्तर से निकला बचपन का प्यार लड़का, मगर आज कहीं पे भी नहीं है, गायब है वो। हाँ गायब है। यदि वो सोशल मीडिया में आज रहता तो आज हम बस्तर का आइकन रहता। मुझे याद है आपने कोशिश भी की थी उस यस, हमने कोशिश किया, बुलाया कि आप आओ, फिर से जिंदा करेंगे, आपके पीछे पैसा खर्चा होगा, हम करेंगे खर्चा, आपका हेल्प चाहिए, जितने पैसे खर्चा करना है हम कर देंगे, आपको जितना हेल्प चाहिए करेंगे, हमारा शो में रहो। मगर वो रहा भी 2-4 शो मेरा, फिर उसके बाद चला गया। सोशल मीडिया में उसकी पहचान खत्म हो चुकी थी, बड़ा हो गया है। तो सुरेश का भी वही है। सुरेश आज छोटा है, लोगों को पसंद आ रहा है, मगर यदि उसको बड़ा एक कलाकार बनना है तो उसको सोशल मीडिया छोड़ना नहीं होगा, उसको आगे बढ़ना चलना।
बढ़ना ही आज होगा। के दौर में मतलब सोशल मीडिया Yes. एक प्लेटफॉर्म है, यदि कोई कहीं जगह दे या ना दे, पर सोशल मीडिया में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे लगातार दिखना होगा। एकदम दिखना पड़ेगा, 24 घंटा दिखना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है। आप युवाओं को, जितने भी युवा देख रहे हैं, आप हमेशा समझ लीजिए कि यदि आप पढ़ने में गधा है, पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं सच बता रहा हूँ, वो सोशल मीडिया का पैर पकड़ लीजिए और सोशल मीडिया के साथ चल दीजिए। यदि हमारी पढ़ाई बेकार है पूरी, कि यदि हम सोशल मीडिया के सामने एक गाना नहीं गा पा रहे हैं, एक पोएम नहीं गा पा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमारी तो पढ़ाई बेकार है। मैं उसको यही समझता हूँ कि यदि हम सोशल मीडिया के सामने, कैमरा के सामने आकर एक पोएम गाए, कुछ अच्छा कविता गाए, अच्छा लाइनें बोले, देखिए सोशल मीडिया आपको कहाँ लेकर चला जा रहा है। कितनी बड़ी कैरियर है, 5 मिलियन 10 मिलियन जिसका व्यूअर्स है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे सामने कितने सारे सोशल मीडिया आज कहाँ से कहाँ चले गए, जिनकी औकात साइकिल चलाने की नहीं थी, वो 10-10 20 गाड़ी मालिक बन गए। मगर हम किस रेस में चल रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज है। तो सोशल मीडिया में इन बच्चों को जिंदा रखने के लिए हमें इनके पीछे पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, इनके हुनर भी। अब हुनर आपने टीवी में देख लिया, यहाँ पे देख लिया, हम एकदम खत्म होना चालू हो गया था, हमारा नाम खत्म होना चालू हो गया था सोशल मीडिया। तो कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है, नया रिफ्लेक्स करना पड़ता है, कुछ लाना पड़ता है, ताकि फिर से हमें लोग जाने कि हम आर्टिस्ट है, हम आपके बस्तर का आर्टिस्ट है, हमें भी पहचानो। मनोज जी जब लगातार कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बीच में कोई सवाल ही ना किया जाए, आपको सुनते ही रहना चाहिए, ऐसा लगता है। मनोज जी, ये जो बच्चे हैं आपके, इनको आपने लाया, चाहे आज हर जगह जगमगा रहे हो, टिमटिमा रहे हो तारों के जैसे, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये मनोज कुमार है कौन, जो दुनिया के सामने बिल्कुल छिपा हुआ है और सिर्फ उसके द्वारा लाए गए सितारे टिमटिमा रहे हैं और लोग उनको देख के खुश हो रहे हैं, अखबारों में, इश्तिहारों में उनकी फोटो छप रही है, वो मलखम में लगातार दिख रहे हैं। लेकिन एक टीम में पीछे जो जाके वो एक बिस्तर उठाता है, पीछे जो जाके वो जल्दी से मैनेज करने के लिए कहता है, सामने से कहता है कि यहाँ से गलत हो रहा है, इसे ठीक करो, आखिर ये मनोज कुमार है कौन? देखिए, इस टीम को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरे खुद के सपनों को त्यागना ज़रूरी था। मैं खुद के सपनों को जब दबा दूंगा, सारे सुख सुविधाओं को दबा दूंगा, तभी ये टीम आगे जाने वाला था। तो मैं कभी भी सोशल मीडिया में हो या टीवी में हो, मैं कहीं पे भी सामने आने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मैं जब आना चालू होऊंगा तो ये बच्चे हीरो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेरे सपनों को पहले दबाना है, ख़त्म करना है। मैं खुद सुख सुविधा में जीना शुरू करूंगा तो इन बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे पाऊंगा। यदि मैं कहीं से 2 रुपया बचाऊंगा तो ही मैं इनके ऊपर 2 रुपया खर्चा कर पाऊंगा। ये बात है। कहीं के हम लोग कहीं से भी आते हैं या कहीं पे भी जाना है, खाली पैसे लगेंगे, तो जो कहीं से मुझे पैसे बचाना है, इनके ऊपर खर्चा करना है। और वैसे ही है सोशल इनकम भी। यदि मैं खुद सोशल इनकम कमाने के चक्कर में पड़ जाऊं तो वो सोशल इनकम उनको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने आप को दबा के, अपने आप को नीचे रख के, पीछे रख के, वही मुझे पसंद है, ये बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आज के शो में हम आपकी पूरी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। आखिर ये जो बच्चों को ट्रेन कर रहा है वो किस माइंडसेट का है, क्या करता है, क्या ओहदा है उसका, और ये किस तरह बच्चों में लगातार आत्मविश्वास भरकर उन्हें चमकने के लिए यूं छोड़ दिया है खुले आसमान में। ना केवल बस्तर में, पूरे देश और विदेश में भी। मैं अपनी परिचय तो थोड़ा बहुत देता ही हूँ। मेरा घर यूपी है, बलिया जिला, और मेरे पिताजी बंगाल में सर्विस करते हैं। मेरा पढ़ाई लिखाई खड़गपुर से हुआ है। खड़गपुर में मैं खुद एथलेटिक्स का खिलाड़ी रहा हूँ, 400-800 मीटर का। सच बताऊं कि उस समय में हम लोगों को खेलने के लिए, दौड़ने के लिए हमारे पैरों में जूता नहीं हुआ करता था, कपड़े अच्छे नहीं हुआ करते थे, किट जो अंदर पहनते हैं वो भी अच्छा नहीं हुआ करते थे। फिर भी हम लोग उस समय में बहुत तकलीफ करके पढ़ाई किए हैं और बहुत तकलीफ करके खेल किए हैं। हमारे यहाँ स्कूल हमारे घर से 25 किलोमीटर दूरी पे था। 25 किलोमीटर दूरी का हम लोग 15 किलोमीटर दूर जो है मेदिनीपुर से खड़गपुर हम लोग ट्रेन में सफर करते थे। क्लास 5 में पढ़ने वाला बच्चा ट्रेन में सफर करता था, और ट्रेन में 15 किलोमीटर जाना, फिर वहां से 5-7 किलोमीटर हमारा स्कूल था। हम वहाँ उतने दूर तक स्कूल से स्टेशन पर उतरना और स्कूल में दौड़ के जाना। 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे हमारी ट्रेन पहुंचती थी, हम लोग दौड़ के जाते थे और दौड़ के ही स्कूल से आते थे कि हमें ट्रेन मिल जाए, जल्दी घर पहुंच जाए। हमारे समय में
हम लोगों को टिफिन भी नहीं मिलता था, खाना भी नहीं मिलता था। 10 पैसा 20 पैसा 8 ना 4 ना पैसे मिल जाते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं, आपने ये बच्चों के साथ महसूस किया? देखिए ये दिल में वो बहुत सारे आग है, वो तड़पन है कि यदि हम लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी आके ऐसा बोल दिया रहता है ना कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम दौड़ सकते हो क्या, तुम दुनिया में कर सकते हो। मैं आपके सामने एक बड़े ओलंपियर के और गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। तो आज मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत हूँ, एसटीएफ में 10 साल काम किया हूँ और एसटीएफ में बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा हर एक जगह पे मुझे घूमने का मौका मिला, हमने देखने का मौका मिला। जब मैं एसटीएफ में था लोगों से बहुत लगाव था। मैं बिस्कुट एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की एक स्पेशल फोर्सेस है जो कि एंटी नक्सल के लिए काम करती है। और मेरी जर्नी सुकमा से हुआ, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। साल 2015 से 2014 से मैं एसटीएफ में था, मगर 2015 से मेरी जर्नी शुरू हुई। लोगों अंदर गए, लोगों के साथ जुड़ा हुआ, देखा हमने बस्तर को अच्छे तरीके से देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा। उनकी अच्छाइयाँ देखा, उनके बुराइयाँ देखा। बुराइयाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जो भी दिखाई दिया उनके लोगों को अच्छाइयाँ दिखा, भूख दिखी, कुछ उदारता देखी, कुछ मजबूरियाँ दिखी, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ देखी। इधर से भी मजबूरी, उधर से भी मजबूरी देखा, आंखों में आंसू देखा, लोगों को मरते हुए देखा, लोगों को जीते हुए देखा, जवानों को बहुत शहीद होते हुए देखा, नक्सलियों को भी शहीद होते देखा। तो ये सारे चीज बहुत आघात पहुंचता है कि ये लोग हमारे ही हैं, हम कर क्या रहे हैं। कोई लोग कहीं बाहर के नहीं है, ये सारे लोग हमारे ही हैं। यदि थोड़ा सा अच्छा सा हम लोग डिस्कस करें, बातें करें तो क्या मालूम सारे चीज ठीक हो जाए। कितने लोगों का घर उजड़ा, कितने माँ डेली रोती होगी, कितने छोटे छोटे बच्चे रोते होंगे उनके, जिनके घर के 2 4 5 लोग मारे जाते हैं डेली, वो पुलिस का हो या नक्सली का हो। तो ये इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफदायक है कि जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं देखा एक दिन रात में हम लोग कहीं पे गए और उस पकड़े, उसके दो 3 उसके छोटे छोटे बच्चे थे, रो रहे थे। उसकी वहाँ बहुत दूर तक हमारे पीछे। कौन सा गांव था वो? अब वो होगा इधर बड़े सेठी, छोटे सेठी ऐसा। तो हमारा काम हम तो कर रहे थे, मगर वही है कि समाज को सुधारने के लिए हम सब एक निर्णय लिया है, मगर इस निर्णय में बहुत तकलीफें हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे और मैं बहुत देख रही हूँ सारे, इस वक्त आप अपने आंसुओं को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे माँ जो है बेघर हो रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे हेल्प मांग रहे हैं। हम भले शहर में हैं, नारायणपुर में हो, दंतेवाड़ा में हो, शहर में हैं, हम लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मगर अंदर में हालात अब भी खराब है। हलचल मचा हुआ है। जिसके घर में जवान पुरुष मारा जाए, जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हो, गोद में एक बच्चा है, हाथ में मां लेके रो रही है, और शहर में आके अपने पति की छुड़ाने का गुहार करती हो और नहीं मिलता हो, वो अपना जीवन कैसे पालेगी। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मनोज जी, आप जिस तरीके से ये चीजें आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन चुनौतियों का सामना हमने भी किया। जब यूं ही लोग कह देते हैं कि बाहरी व्यक्ति आता है और बस्तर में काम करता है और पैसे कमा कर ले जाता है, ये टिप्पणी हर बार कटाक्ष के रूप में की जाती है। और ये जो कहानी है आज जो आप जिस तरीके से बयां कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बस्तर में जो व्यक्ति आता है वो रम जाता है यहाँ पर, और रम इस तरीके से जाता है कि वो उन्हीं का हो जाता है, वो बाहर का रहा ही नहीं, वो यहीं का हो जाता है। और जिस तरीके से आपने जिन परिस्थितियों को देखा और जिस तरीके के डिसीजन लिए, वो करना बहुत मुश्किल है। जब आप ये कत्लेआम अपनी आंखों से देखते हैं और उसके बाद उस कत्लेआम को आप दरकिनार करके आप ऐसी चीजों को लाते हैं और उसके बाद एक प्लानिंग करते हैं कि यहाँ के बच्चों को उन सारी चीजों से परे हटकर आप उनको ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। देखिए, पुलिस फोर्स किसी का दुश्मन है नहीं, है ना। हमारा एक ड्यूटी है, हम सब ड्यूटी कर रहे हैं, मगर जितना जल्दी ये समस्याएं ठीक हो जाए, जितनी जल्दी हम सुलझा ले, बातें करें, तो प्रॉब्लम में बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। और जितना जल्दी ठीक हो जाए, ये बस्तर हमारा भारत का एक भाग है, ये भी सुंदर हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। और जब भी इन लोगों को गरीब बोला जाता है तो मेरा दिमाग मतलब
शरीर बहुत ही हो जाता है। जिनके पास 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन है वो गरीब नहीं हो सकते हैं। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि चूंकि नारायणपुर बस्तर संभाग ही कहिए, क्योंकि हर जिला जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और आप जिस तरीके की कहानी बता रहे हैं मुझे तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जंगल का हर चप्पा चप्पा आप घूम लिए हैं। तो ऐसे इस दौरान आपने बच्चों को और अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके बीच संतुलन कैसे किया? कैसे आपने उनको ट्रेनिंग दी इस दौरान? कैसे बच्चों की मनोदशा पर काम की? कैसे उनका जो मानसिक रूप से उनको तैयार किया मलखम के लिए? देखिए, नारायणपुर में मेरा 2016 में पोस्टिंग हुआ। मैं नारायणपुर छोटे डोंगर में पोस्टिंग हुआ, वहाँ से मलखम खेल की शुरुआत हुई। एक संतोष सिंह सर एसपी थे वहाँ पे, मेरी प्रतिभा को देखे उन्होंने मौका दिया 15 अगस्त में प्रदर्शन करने के लिए। मुझे भी काफी अच्छा लगा नारायणपुर के ग्राउंड में। हाँ। तो नारायणपुर के ग्राउंड में मैं 2-4 बच्चों को लेकर प्रदर्शन किया, लोगों को काफी अच्छा लगा। ये पहली बार था, लोग पागल हो गए। बहुत तालियां बजी। हाँ, बहुत तालियां बजी। वो तालियां मुझे मेरे दिलो दिमाग में गूंजने लगा कि तालियां कभी जानी नहीं चाहिए। एक लालच हो गया हमारे दिलो दिमाग में। और मेरा सपना भी था कि मुझे कोच बनना है, मेरे प्रशिक्षक बनना है, मुझे पुलिस फोर्स में आना। आपको मलखम पहले से आता था? नहीं, मुझे मलखम नहीं आता। तो फिर इन लोगों के लिए सीखा? हाँ, मेरे डीआईजी सर थे, रजनीश शर्मा सर, एसटीएफ के हेड थे, उन्होंने हमें 15 दिन के लिए भेजा था। मैं जब सर बुलाए थे तो मैं बोला था सर मैं तो एथलेटिक्स का रनर हूँ और ये सब खंबा उम्बा में चढ़ना मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज माफ कीजिए सर। और हमारे फौज में माफी नहीं चलता है ना, जो आदेश है तो आदेश है। तो आदेश को मानने के लिए मैं गया। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से थोड़ा सा जिक्र भी करूंगा कि गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो मेरे 2 गुरु है इस जीवन में, एक सुब्रतो कुमार पान सर जो कि मेरे बचपन से मेरे साथ में रहे और आज जो भी है वो उनके वजह से है। और मेरे दूसरे गुरु है जो उदय देश पांडे सर है, जो मलखम के मुंबई श्री समर्थ ब्रह्मा मंदिर के आज सेक्रेटरी है। तो मैं उनके पास गया, जब वहाँ पे जाकर देखा छोटे छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे 8-9 बजे 10 बजे, मुंबई में सच बोलते रात होता ही नहीं है, रात होता ही नहीं। शाम को 6 बजे से लेके 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, और सारा रात लोग प्रैक्टिस करते हैं, सारा रात लोग खेलते। वहां पे समझ में आया कि रात का कितना वैल्यू है। हम यहाँ पे रात को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सोना है, चैन की नींद सोना है। वहां पे रात इसलिए हो रहा है कि लोगों को खेलना है, जॉब से छुट्टी मिल रहा है, ग्राउंड में आ रहे हैं, रात भर खेल रहे हैं, क्या मालूम कब सोते हैं कब जगते हैं, ये दिमाग में बहुत खोला। वहां पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए, उनका ड्रेस यूनिफॉर्म वैसे ही है, हमरा यूनिफॉर्म खोला, वहीं पे खोला, लंगोट चड्ढा अपना पहना और मलखम के ऊपर चढ़ गया। 9-10 बजे तक मलखम किया, फिर गया, फिर सुबह ऐसा आया। मतलब ये कंटिन्यू चलता है। बुरा हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? मनोज जी, आपको बस्तर में 7 से 8 साल से ऊपर हो गए हैं। आपने यहाँ की पूरी दिनचर्या देख ली है। यहाँ जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पर 8 बजे रात हो जाती है, लोग सो जाते हैं यहाँ पर, और सुबह भोर होते ही यानी कि जैसे ही जो मुर्गा बांगता है 4 बजे हो 4:30 को उठ जाते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ की जीवन शैली ऐसी है कि अगर मेरे पास 3-4 दिन के लिए पैसा है तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं उसी को चला लूंगा। तो शहर और बस्तर के मुकाबले इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सुकून है। आप कह रहे हैं यहाँ के लोग भी दिन रात काम करें। देखिए, सुकून सही है, आपके नजरिए से सुकून है, मगर मेरे नजरिया से जो उन युवाओं के लिए सुकून नहीं है कि जो कि सुबह शाम के 9 बजे से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक सोते। मेरी सोच और कल्पना युवाओं के लिए है। सबसे ज्यादा खतरा युवा है। यदि युवा अच्छा तैयार नहीं हुआ तो जाकर बहुत बुरा हाल होने वाला है। और यदि देश का, भारत का, बस्तर का युवा लाजवाब आज हो गया, आज जग गया, आज सशक्त हो गया, तो हमारा बस्तर इतना तेज और इतना दूर जाने वाला है जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। युवाओं को जगाना है हमें, जो लोग जैसे थे वैसे थे। 12 साल से 18 साल के बच्चे हैं, उनके लिए मेरी बातें हैं और दूसरे लोगों के लिए बातें नहीं है, माफ कीजिए। तो मनोज जी बहुत दूर दृष्टि लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है आपके हौसले और आपकी बुलंदी। देखिए, यहाँ पे हम लोग जब ओलंपिक हो रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं रिप्रेजेंटर है। जहाँ के एक एक राज्य से 25-25, 30-30 खिलाड़ी जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे में क्या कमी है? हमारे पास फंड है, पैसा, हमारे पास स्टेडियम है, युवा है, जवान बच्चे हैं, हम लोग किस चीज में कमी है? कहाँ कमी हो रह गई?
आपने ये बात कही, मुझे बताइए कि आपको कितने साल लगे इन बच्चों को ट्रेन करने में? ट्रेन करने के बाद आप पहुंच गए सीधे कलर्स टीवी, वहां पर आपने जीते एक पूरे विनिंग प्राइज के बाद आप वापस लौटे, है ना? तो ये जो सफर रहा है, ये कैसा रहा है? कितनी कीमत बढ़ गई यहाँ आपके जो तकनीक से, जो आपने शुरुआती देखिए दौर एक से समय किया? ऐसा था कि हमारे घर में 25-25 बच्चे रहते थे हम लोग। जब कोरोना 20 मार्च से शुरू हुआ 2020 में, तब मेरी पूरी एकेडमी बंद हो चुकी थी। पोटा केबिन के बच्चे सब बंद हो गए थे। आश्रम के सारे रामकृष्ण मिशन के सारे बच्चे थे। वो एक भारत सरकार की जो पाबंदी आई कि सारे बच्चे घर चले गए। तो उस समय हमारी टीम 32वीं राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप में फर्स्ट आई थी। अच्छा। उस फर्स्ट को आने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी का जितने पैसे थे, और 4 साल तक मैं घर नहीं गया था, वो अलग से। मेरी बीवी का जेवरात जो पैसे थे मैं सारे फूंक चुका था। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इतना सब कुछ फूंक दिया सिर्फ छत्तीसगढ़ को नंबर 1 लाने में। जब मैं 2018 में अपने छत्तीसगढ़ को टीम लेके गया था भिल्लुपुरम में, आज भी मुझे ये वो याद है कि वहां पे लोग कैसे मुझे ताना मारते थे, या मुझे कितना शर्म लगता था कि मैं छत्तीसगढ़ का टीम लेकर आया हूं और मैं सबसे पीछे हूं। आंखों में आंसू आ रहे थे, लोगों को मेडल मिल रहे थे, हमारे बच्चे मुंह देख रहे थे। हमरे कमी कहाँ रह गया? कमी क्या है? वो जीत, वो पागलपन जब 2018 से आए हम लोग, मैं गश्त जाता था। गश्त से आने के बाद 3-3 4-4 दिन का गश्त होता था। सप्ताह में बस 3 दिन का 2 दिन का रेस्ट मिलता था। उस 2 दिन के रेस्ट में मैं कैंप में नहीं रहता था। मैं बाहर आउटर में घूमता था, स्कूलों में जाता आप था, बच्चों को बात जोड़ करता रहे था। थे। यस, वो उनको सिखाता था कि ऐसा है। वीडियो दिखाता था, मैं खुद करता था। मैं खुद मलखम करता था, उनको सिखाता था, मलखम करता था, उनको सिखाता था। ऐसे कर करके अच्छा, मलखम को आपने वीडियो के जरिए सीखा? यस, नहीं वहां पे तो सीख कर आया था। मैं खुद मलखम करता था, मगर मैं खूब अच्छा मलखम नहीं कर सकता था, अच्छा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत कम थी। 15-20 दिन, 25 दिन। आपको शौक था यस, उसका? नहीं, नहीं। 3-4 महीना का मैंने ट्रेनिंग लिया था। हाँ, हाँ। काफी अच्छा सीखा था, मगर जब एक लेवल मेडल की आती है, तो वो लेवल मेरे में नहीं था। नहीं था। नहीं, नहीं, कभी नहीं था। बस वो नॉलेज इकट्ठा करना, उसकी बहुत सारी किताबें, मैं सारे किताबों को रात दिन पढ़ाई। शुरुआती दौर से जब आप सिखाना शुरू किए, हाँ, हाँ। आपके साथ वो कौन से बच्चे थे, वो कितने बच्चे थे, फिर कैसे बढ़े मेरे साथ तो उस समय में 100 बच्चे इकट्ठा हो गए थे। शुरुआती दौर हाँ, में? शुरुआती दौर में। मगर उसमें से 30 बच्चे मेरे पास रहे, और कुछ बच्चे दूसरे स्कूलों में चले गए। 30 बच्चे आज भी मेरे साथ है। वो 5-6 लड़कियां आज भी मेरे साथ है। उन्होंने इंडिया में नहीं, नेशनल में नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय में भी उन्होंने मेडल जीता है। आज उनकी जर्नी 5वीं 6वीं से था, आज वो लोग ग्रेजुएशन करने पे आ गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। वो बच्चे आज भी मेरे पास में। वो बच्चे ऐसे हैं कि यदि वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते हैं। और वही चीजें है कि उनकी सफलता है आज उनकी, जिसका हम लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। क्योंकि महाराष्ट्र के हर जिला में बड़े बड़े सेंटर है, बड़े बड़े कोच है, बहुत अच्छे सम्माननीय कोच लोग भी है। तो उन बच्चों को हमारा बच्चा टक्कर देना ये असंभव नहीं था, मगर इन बच्चों ने टक्कर दिया, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, और उन्होंने उनका गोल्ड मेडल भी लाया और जीता भी, और काफी अच्छा किया उन्होंने। चूंकि मैं महिला हूँ और इस कहानी के बीच में एक महिला का जिक्र हुआ, लेकिन उस महिला का जिक्र ज्यादा नहीं हुआ। मनोज जी ने अपनी पत्नी के ज्वेलरी को बेच दिया, और वो सारी संपत्ति जो उसे उसके मायके से मिली हो या इन्होंने खरीद के दिया हो, वो सारी चीजें वहां लगा दी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बढ़ाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा है। देखिए, वो सच बता रहा हूँ कि आज उनके सपोर्ट के बिना नहीं, उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी असंभव सा था। उन्होंने अपना जीवन के बहुत सारे सेक्रीफाई किया है। मैं अपने से आज तक कुछ भी खरीद के नहीं दिया हूँ। एक तक पायल हो, अंगूठी हो या बिंदी हो, मैंने अपने जीवन में कुछ भी खरीद के नहीं दिया है। उनका बहुत सारा डिमांड रहता है, मगर मैं दिया नहीं हूँ। वो जो भी और वो सिंपल है, साधारण है, वो उनका भी खुद बहुत ज्यादा डिमांड अब नहीं। आज के वीडियो में उनके लिए कुछ खास कह दीजिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पत्नी होने के लिए सबसे पहले जाहिर रहता है वक्त। मुझे नहीं लगता कि आप उनको अभी वक्त दे पाते हैं, क्योंकि आपके इतने शोज होते रहते हैं लगातार। आज भी आप अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ पर दंतेवाड़ा पहुंचे हैं, तो 2 शब्द उनके लिए जो है कुछ कह दीजिए। देखिए, उनका मेरा जीवन में आना बहुत अच्छा परिवर्तन था। सिर्फ उनके लिए कहिए, हमको बताने के लिए मत कहिए। उनसे क्या कहना चाहते हैं आप, वो कह दीजिए। नहीं, देखिए, एक ही चीज बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब आया था मैं,
लोगों ने बोला था कि अब बहुत खतरनाक जगह है, आप नहीं जिंदा रहोगे, मर जाओगे ऐसा करके। मगर पूनम का सहारा मिला, बहुत सारी चीज़ों में मलखम बनाने से हो या मुझे समझे, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। मैं कभी तो बोल नहीं पाया, तो आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सच बोलूँ कि एक माँ बाप का रोल रहता है, मगर दूसरा जन्म, एक पुरुष का दूसरा भी जन्म होता है जब उसकी शादी होती है, तो एक और लक्ष्मी हमारे साथ आती है। यदि उसे लक्ष्मी समझे तो लक्ष्मी है, सरस्वती समझे तो सरस्वती है, और दुर्गा और काली समझे तो दोनों हैं। तो आप जो समझ के आगे बढ़िए, हमारे लिए वो सरस्वती और लक्ष्मी बनी, हमारा हेल्प की, हर बातों मेरी मानी, और आज जो भी हूँ इस जगह पे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मनोज जी, एक ये भी सवाल है कि जब कलर्स में आपने विनिंग प्राइज जीती 20 लाख की, हाँ। तो उस विनिंग प्राइज को आपने कैसे देखा बच्चों के भविष्य को लेकर? हमें इंडियाज गॉट टैलेंट से 20 लाख रुपए मिले और एक गाड़ी मिला। 20 लाख रुपया हमें बहुत देर, मतलब 7-8 महीने के बाद मिला, जिसमें 6 लाख रुपए TDS कट गए, सिर्फ 14 लाख रुपए मिले। तो 6-7 लाख रुपए में से जब हमारी जर्नी शुरू हुई थी इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने से लेके आने में काफ़ी पैसे हमारे खर्चे हो गए थे, बहुत सारी उधारी हो गया था, 4-5 लाख रुपया वो सब करने में 4-5 लाख हुआ था। तो जैसे पैसा आया, हमने 4-5 लाख रुपया उनका उधारी हमने अपने एकेडमी का चुकाया, क्योंकि हमारे एकेडमी में 50 बच्चे रहते हैं, उनका खाना पीना कपड़ा लाता सारी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी खर्चा हमारा ही है। जो भी जहाँ से भी मिलता है बस उसी में हम लोग खर्चा करते हैं, पूरी एकेडमी को खर्चा चलाते हैं। हमने शासन प्रशासन से भी जो भी देते हैं हम लोग मांग लेते हैं, मगर हमारे एकेडमी में क्या है ना, प्रत्येक दिन खर्चा है, प्रत्येक दिन। यदि मेरा बच्चे का जूता आज फट गया है तो मुझे आज ही लाना है, अभी लाना है, मुझे कल नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को कल नहीं चाहिए। मेरा सिद्धांत वो है। तो मेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होने देता हूँ किसी भी प्रकार का, वो जूते हो, कपड़े हो, लाते हो, या प्रैक्टिस का कोई सामान मुझे स्पेशल खरीदना है, वो मुझे तुरंत चाहिए, आज ही चाहिए। यदि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिल्ली जाके मैं आज ही उठा पाऊँ, मैं 15 दिन का इंतजार नहीं करता हूँ, आज ही जाता हूँ, दिल्ली से उठा के लेकर आता हूँ। तो ये सारी सुविधा मेरे बच्चों को देखो, टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो 14 लाख में से हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने 2-3 गाड़ी भी खरीदा, 2-4 गाड़ी भी खरीदा। गाड़ी इसलिए खरीदा कि बच्चे आर्टिस्ट हो गए हैं, बड़े हो गए, अब कहीं पे भी जाएंगे तो बस में, ऑटो में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने गाड़ी खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदा, कि बच्चे उसमें जाएंगे आएंगे कहीं पे, तो उनका एक सामान बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल आपने लाइफ स्टाइल। आर्टिस्ट बनने के बाद उनका लाइफ स्टाइल को संभालना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से उसका कद्र है, नहीं तो कोई कद्र नहीं है। 14 लाख 15 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर हमने एक प्लान किया कि भाई बच्चे बड़े भी हो रहे हैं तो आप लोगों को करेंगे क्या, तो हम लोगों ने 2-4 गाड़ियां खरीदा। थोड़ा बहुत हम लोग साइड बिजनेस भी करते हैं। जितने बड़े लड़के हैं मैं उनको प्रभावित भी करता हूँ कि आप लोग बस्तर के लोग हो, आप लोगों को नौकरी नहीं करना चाहिए। जिसके घरों में 10-15-20 एकड़ जमीन है उसे नौकरी नहीं करना चाहिए, उसे धंधा बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। और आज धंधा बिजनेस के लिए भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है कि आप बिजनेस कीजिए। आप जब तक हम बिजनेस नहीं करते हैं तब तक हम एक, मतलब यहाँ के लोग जब बिजनेस करेंगे तो जाकर मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे थे, हाँ, आगे जाना। तो बिजनेस दिमाग में हमें डालना है कि भाई आपको बिजनेस करना है। मैं नौकरी के लिए बच्चों को कभी भी प्रभावित नहीं करता कि आप नौकरी नहीं करना है। आपके घर में 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन है, आप मछली पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, आप भैंस रखिए, गाय रखिए, दूध दीजिए। बहुत सारे लोग बाहर से, यही हमारा यही कंप्लेन है कि बाहर के लोग आके यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो वो वही कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, मैंने आपको शुरुआत से लेके अभी तक देखा है, तो शुरुआत में प्रशिक्षण के दौरान तो बच्चे बिजी रहे, फिर जब जीत के आए, लौट कर आए तो शो में बिजी हो गए। तो इस दौरान आपने उनकी शिक्षा को कैसे व्यवस्थित और नियंत्रित किया, मतलब संतुलन कैसे रखा है? देखिए, जैसे हम लोग वहाँ से आए, बहुत सारे शो मिलना शुरू हो गया, और आर्टिस्ट के एक जीवन में शो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे उसमें कॉलेज वाले थे, कुछ 12वीं के थे, कुछ 8वीं के थे, 10वीं के थे। दिक्कतें तो हुई, मैं नहीं बोलूँगा कि दिक्कतें नहीं हुई। और मेरा एम भी है कि सेकेंडरी में हम पढ़ाई को रखते हैं, फर्स्ट में उनका टैलेंट को रखते हैं, क्योंकि वो टैलेंट ही उनका जिंदाबाद है।
और 10वीं 12वीं कॉलेज आराम से कहीं ना कहीं से भी हो जाएगा। मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी जाए, इनको कॉपी किताब लेके जाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं उनको कि भाई ये चीज़ें है, ये चीज़ें है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज यदि हम उनका टैलेंट शो में जाना बंद कर दे तो कल की इन बच्चों की कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी और कोई मतलब पूछेगा भी नहीं 5 साल बाद आप कौन थे, कहाँ जीते हैं। मगर 5 साल बाद यदि ये बच्चे आज टैलेंट शो करते रहें तो आज मैं बोलूँ कि ये बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। यही टैलेंट शो का ये है कि आज हमारे यहाँ पे 7, 8, 10 गाड़ियाँ हो गई है। आप सुन लो, 10 गाड़ियाँ हो गई, इन बच्चों के पास अच्छे-अच्छे मोबाइल हो गया, इन सभी बच्चों के पास बाइक है, व्यवसाय भी करने लगे। हमारे एकेडमी को पैसा भी आना चालू हो गया है। हम लोग पैसा किसी से माँगते नहीं, जो भी आता है वो पैसा भी शुरू हो गया है। तो सभी बच्चों को मैं कंट्रीब्यूशन किया हूँ कि आप जो भी होगा आपका सबका लिखित में है, आप सब इसमें से आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि अमेरिका गॉट टैलेंट हमारे बच्चे यदि पहुँच गए और जीत गए तो वहाँ 10 करोड़ की राशि हमारी है। शुभकामनाएं अभी से, और बहुत सारी ढेर सारी यस, शुभकामनाएं। क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे। अभी एक इटली का प्रोग्राम था, प्रोग्राम के लिए मैंने 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया, मगर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि वीजा वूजा हमने सब कंप्लीट कर लिया, सारे कर लिया। सुरेश का और श्यामलाल का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम कोई की खास वजह से। वजह? अच्छा, हाँ, document। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के कारण और नहीं बन पा रहा, वो लंबा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लेकिन लोग। मुझे बताइए, आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो इस चीज में आपको सरकारी मदद कैसे मिलती है या नहीं मिलती है? देखिए, सरकारी मदद के लिए मैं सच बोलूं तो मैं सरकारी मदद बहुत ज्यादा। जैसे डॉक्यूमेंट का मसला है, हाँ, यस। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप नहीं, बात भी कर बच्चों ने सकते कुछ हैं। गलती किया था। बच्चों ने ये गलती किया था कि पहले उनके पास दूसरा सर्टिफिकेट था, तो उसमें उन्होंने मार्किंग कर दिया था, फिर वहाँ पे पेश हो गया था और पेश होने के बाद आगे भी बढ़ गया था। मगर उन्होंने देखा तो फिर हमें बुलाया कि ये देखिए ये गलती है। तो हम जब आए फिर से नया डॉक्यूमेंट्स बना लिए, नया डॉक्यूमेंट्स फिर ले गए तो बोले तो फर्जी हो गया। तो अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो पूरा डिलीट करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आएगा। यहाँ पे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारे प्रॉब्लम है। माँ के पीछे, माँ के अब 10 बार तो हम इसलिए कट गए कि हमारा घर नंबर नहीं है, हाउस नंबर नहीं है। अबू जमाड़ में किसके पास हाउस नंबर है? रायपुर के लोग समझते नहीं है कि भाई अबू जमाड़ से लोग जाता है। हमने बोला कि 1-1 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिया आपके पासपोर्ट के चक्कर में। बोला कैसे? 5-5, 6-6 आदमी को अबू जमाड़ से निकालना, रायपुर ले जाना लाना। अब 6-6, 7-7 बरगे हमारे हर बार में 10 से 20 हजार रुपये खर्चा होता है। बस से ले जाओ लाओ, ये करो वो करो, हम सबको खर्चा हम ही को करना है। उनके पास कहाँ पैसा है? वो सारे पैसे कहाँ से आएंगे? और समझने के लिए थोड़ा सा अकल भी होनी चाहिए। होने के लिए सब कुछ हो सकता है ना। मनोज जी, जो आपने ये ढोलकाल का स्टंट करवाया, बच्चों से मलखम का करतब करवाया, उसके बाद आपको कैसी प्रतिक्रियाएं मिली? देखिए, मैं बहुत सारी चीजें ना इसलिए करता हूँ ना कि लोगों में एक एनर्जी और ऊर्जा आ जाए, है ना। ऐसे ही ऊर्जा हमारे एक श्रेष्ठ मस्कर सर महाराष्ट्र के बहुत अच्छे मलखम के प्रशिक्षक है। उनकी पूरी लाइफ उन्होंने मलखम के लिए दिया है। उनकी उम्र लगभग 60-62 साल होने वाला है। उनका तुरंत मेरे पास जैसे वीडियो वायरल होता है उनका फोन आता है और वो बोलते हैं कि मनोज मैं आज रो रहा हूँ, मैं इस उम्र में मुझे रोना अच्छा नहीं लग रहा मगर मैं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं कर पाया और मेरा वहाँ पे जाना एक सपना था कि मैं उस जगह पे जाऊँगा मगर मेरा घुटना काम नहीं करता है, मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकता हूँ। मेरा बहुत दिनों से सपना था कि मैं उस ढोलकाल मंदिर को, उस ढोलकाल मूर्ति को मैं छू पाऊँ और मैं आज रो रहा हूँ। मेरी वाइफ को दिखाऊंगा तो वो भी रोएगी, ऐसा उनका प्रक्रिया था। तो मैं तुरंत उनको बताया कि सर आप कैसे भी प्लान करके आओ, हम बस्तरवासी बहुत अच्छे हैं, हम 10 आदमी मिलकर आपके लिए कांवड़ बनाएंगे और उस जगह पे ले जाने का प्रयास करेंगे और आपको उस मूर्ति का दर्शन कराएंगे। तो ये मेरा दिल में बहुत चुभ गया इस बात को। मनोज जी, आप इतना जज्बा कहाँ से लाते हैं? ये सब करने का जुनून कहाँ से लाते हैं? देखिए, जो बोल दिया वो बोल दिया, आप करेंगे। हाँ 100%। वो मलखम के प्रेमी रहे या मलखम के खिलाड़ी रहे? नहीं, मलखम के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मलखम के प्रशिक्षक है और वो बहुत दिनों से चर्चा करते थे मगर उनका घुटना काम नहीं करता है, उम्र ज्यादा हो गया है मगर उनका सपना है कि मैं ढोलकाल उस प्रतिमा को छू लूँ, एक बार ये कर लूँ। तो हमने बोला कि हम कांवड़ बनाएंगे आपके लिए और हम 10 आदमी मिलकर आपको उस जगह पर ले जाने का प्रयास करेंगे और आपको जरूर गणेश प्रतिमा का, भगवान का श्रद्धा पूरा। ये जो स्टंट है आपने
शो में मैंने देखा था, चित्रकूट जो चित्रकूट है वहां पर किया गया था, फिर आपने ये दूसरा ढोलकाल, क्या ऐसी और योजनाएं बना रहे हैं? देखिए मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा योजनाएं है कि हर जगह को हम लोग अलग अलग तरीका से दुनिया के सामने पेश करेंगे। बस उसका मकसद यही रहेगा कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से जानिए कि हमारे पास खजाना है, हमारे पास खजाना है, इस खजाना को हम कैसे संजोए। वो हमेशा नहीं रहने वाला है, मगर ये भी बात समझ लीजिए। मनोज जी, जब मैंने ट्रॉफी देखी थी आपके हाथ में टीवी पे, तो आपकी आंखों में बहुत आंसू थे। तो ये जो पूरा दौर रहा है आपका, सिखाने से लेके कलर्स टीवी में शो को जीतने से, इंडियाज गॉट टैलेंट में, ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई दिल छू लेने वाली बात जो उस समय आपको याद आई हो जब आपके हाथ में ट्रॉफी थी और सारे बच्चे उछल रहे थे? बस एक ही दिन मुझे याद आता था कि एक समय था जब हमारे घर में चावल नहीं रहता था, दाल नहीं रहता था, 25 बच्चे हैं, क्या खाएंगे। उस समय दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद रहता था और मांगू तो मांगू, किससे मांगू, कहाँ से आ जाए। और परमात्मा का ऐसा कृपा, भगवान का ऐसा कृपा था कि कहीं ना कहीं से दाल चावल खाने की व्यवस्था हो जाता था। वो सब दिनें याद आती थी। इन बच्चों का वो तकलीफों मतलब इन्होंने कितना मेहनत किया है जिसका कोई कल्पना नहीं करी। इतने बड़े बड़े घाव हो जाते थे, छाला हो जाते थे, इधर हो जाता है। मलखम बहुत तकलीफदायक है, इधर छिल जाते हैं, पूरे घाव हो जाते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। वो सारे दिन तकलीफ वाले दिनें याद आता है। और सबसे ज़्यादा मुझे याद आता है राजेश का घर। राजेश के माँ पिताजी को गाँव से भगा दिया गया था। क्यों भगा दिया गया था? किसी कारण से। और राजेश बहुत छोटा था, उसकी मम्मी मेरे को लाके दे दी थी कि आप इसको संभालो। छोटा सा। कहाँ से है? अबुझमाड़ के कौन से? हाँ, अबुझमाड़ के आसनार गांव से है। तो उनके नक्सलियों का कुछ उसमें गांव से उनको भगा दिया गया था, आए थे। जब गांव से कोई भाग के शहर में आता है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना या हो या यहाँ पर रहना हो, उनके लिए सब कुछ चुनौती हो जाती है। बहुत बड़ा भयानक संकट आ जाता है कि हम रहेंगे कहाँ, छत कहाँ है, खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ लेबरगिरी करेंगे। राजेश के घर में मैं पहुंचा, गलती से पहुंच गया, तो उसके दीदी को इतना बड़ा घाव हुआ था यहाँ पे, और उनके पास मतलब 10-20 रुपये भी नहीं थे कि उसका इलाज करा पाए। उनको ये आइडिया भी नहीं था कि डॉक्टर के पास ले जा पाए। मैं गया, उसकी रो रही है तफरीक, मैं उठा कर देखा, इतना बड़ा घाव हुआ है, पूरा माता हुआ है। तो माता नहीं है भगवान, घाव हुआ है, इलाज कराना पड़ेगा। तो मैं उनको ले गया, अपने चीड़ा लगाया, दवाई लाया। तो उनके घर में 20 रुपया नहीं था, क्या मालूम कैसे जीवन यापन किए होंगे। तेल पत्तरी था, ऐसा करके। तो उसी समय राजेश मेरे साथ ही रहता था। राजेश ने 32वीं नेशनल में उसने मेडल जीता। मेडल जीतने के उसको 1-1.5 लाख रुपया मिला था। उस 1.5 लाख रुपया उसको घर वालों को दिया और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पैसा आया उसका घर वालों को, उन्होंने ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीद के अच्छा घर बनाया और घर बना के आज सुखी समृद्धि से रह रहे हैं। तो सोचिए 5-8 साल का बच्चा राजेश अपने माँ बाप के लिए घर द्वार मकान बना दिया। वो मलखम की वजह से हुआ। यदि मलखम की वजह से मलखम नहीं खेलता, पढ़ाई करता तो नहीं कर पाता। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं कर पाता। उस समय में नहीं कर पाता। बाद में वो क्या मालूम कर सकता था, मगर उस समय में उसका टैलेंट काम आ रहा था। देखिए टैलेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। हमें समझना पड़ेगा कि हर आदमी, हम लोग IAS बनने के लिए नहीं है, मगर हर आदमी में एक हुनर, एक कला, एक टैलेंट ऐसा छुपा हुआ है कि जिसको हम लोग निखारने में समय नहीं दे पा रहे हैं। बादशाह बोलता है कि 12 साल यदि मैं बांसुरी बजा दूं तो मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बांसुरी वाला बन जाऊंगा, मगर 12 साल कोई बांसुरी ही नहीं बजा रहा है। 1 साल बजाया, बांसुरी से मन खत्म हो गया। मगर कोई 12 साल तबला बजा के वर्ल्ड के नंबर 1 बन जा रहे हैं, 12 साल कुछ और काम करके नंबर 1 बन जाए। हम ये बच्चों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई 12 साल एक चीज को करो, फिर आप नंबर 1 है वर्ल्ड में। कोई नहीं है आपके जैसा। 12 साल आप खेलो, आपके जैसा कोई नहीं है। 12 साल दौड़ो, आपके जैसा कोई नहीं है। 12 साल कुछ भी करो, आप कोई नहीं है। 12 साल हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, 12 साल ये भी करो भाई, तबला बजाओ, पोएम भी बोलो, कविता भी बोलो। ये किसने मना किया है? जरूरी नहीं है कि पढ़ाई पे अव्वल आना या फर्स्ट आना या 90 या 99% लाना। जरूरी है आपकी पढ़ाई और उसके साथ में आपका जो हुनर है उसे घिसना और उसे इस तरीके से तैयार करना जिसके बदौलत आप आगे जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे और ना केवल खुद अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं उस पर। ये बहुत जरूरी है। जो लोग आज के दौर में जोर देते हैं
कि 100% लाना है, ये जरूरी नहीं है, नहीं, एकदम लेकिन जरूरी पढ़ाई नेसेसरी है। हाँ, पढ़ाई जरूरी है 100%, मगर उसके साथ उसमें एक अलग प्रतिभा भी है, हाँ। जिसको हमें समझना होगा। उसको कविता आ सकता है, उसको गाना हाँ। आ सकता है, उसको तबला आ सकता है, उसको बांसुरी आ सकता है, ये सब भी है। अपने शौक को ये लगातार यस, आपको उसको लिखना आ सकता है, हाँ। उसको बढ़िया कुछ भी आ सकता है। मगर एक 10 बच्चे को खड़ा कीजिए, बोले आप एक गाना गा दो, आज 10 में से एक बच्चा गाना नहीं गा के सुनाएगा, मगर उसकी मेमोरी कहाँ है? आपकी किताबों में छुपी हुई है। नहीं, थोड़ी सी बाहर हमको निकालना पड़ेगा। बोले किताबी अच्छी है, पढ़ाई करो, मगर इसके अलावा भी आपके अंदर कोई अच्छा रनर है, कोई अच्छा दौड़ सकता है। हमारे यहाँ उसेन बोल्ट भी पैदा हो सकता है भारत में, मगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने हम लोग खिलाड़ी होते हैं, हम लोग पढ़ने के बाद, ये लिखने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि खेलना बंद कर दे, नहीं हमारा बच्चे को यहाँ ले जाए। ये गलत डिसीजन हो जाता है, क्योंकि मेरी डीएनए स्पोर्ट्स का है। मेरा पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, मेरी शक्ति स्पोर्ट्स की वो है। हमें पता ही है, इसी के बदौलत आप कहाँ से कहाँ ले गए हो। हाँ। और मनोज जी, हमारी हमेशा बात होती रही है, और मुझे लगता है घंटों में कभी कभी हम वाद विवाद भी कर लेते हैं। यस, यस। तो कभी कभी मैं आपकी तारीफ भी नहीं करती हूँ, पर मैं आज कहना चाहती हूँ कि आपके बदौलत अबुझमाड़ के बहुत अंदरूनी क्षेत्र में सुरेश के जो मम्मी पापा हैं, वो पहली बार समुद्र को देखे, और जो हाथों में हाथ लेके वो समुद्र में घूम पा रहे थे और देख पा रहे थे एक दूसरी दुनिया, जो उन्होंने कभी ना कल्पना की थी, और उन्हें कोई ऐसी जगह है भी कि नहीं वो भी नहीं मालूम था। वो सिर्फ आपके वजह से मैं हो सच पाया। बोल रहा हूँ, ये मेरे वजह से नहीं, ये सुरेश और सुरेश के भाई, उन्होंने बहुत ये मेहनत आपका किया है। बड़प्पन है। मैं आज आपको सामने लाने का मकसद भी यही था, क्योंकि जो चमचमा रहे हैं सितारे, उन सितारों को आखिर उन बादलों में लाया कौन है, ये जानना भी सबके लिए बहुत जरूरी है। है ना। इसमें थोड़ा बहुत शासन प्रशासन का भी काफी अच्छा रोल है। समय समय पे कोई ना कोई ऐसे अधिकारी आ जाते हैं जो मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, और हेल्प और मदद हमेशा उनसे मिलते रहता है। और सच बता रहा हूँ कि यदि मेरा आने वाला भविष्य में मेरा प्लान ये है कि मैं 10,000 बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊंगा। 10,000 बच्चों के लिए बस्तर में एक ऐसा स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना है जहाँ पे विश्व का नंबर 1 मलखम एकेडमी रहेगा, और वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग, बच्चे आए और सीखे, और सीख कर पूरे विश्व में जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है, सभी बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि शरीर में शक्ति होना जरूरी है, मजबूत, युवाओं को मजबूत होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। तो ये हम लोग पीछे थोड़ा कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। छोटे बच्चे, आपके छोटे बच्चे, आपके नज़र में छोटे बच्चे, मेरे नज़र में ओलंपियर है, मेरे नज़र में गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरे नज़र में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, मेरे नज़र में दुनिया का नंबर 1 इन्फ्लुएंसर है, मेरे नज़र में दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है। ये आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को ये मानना शुरू करें अभी से। बिल्कुल, हम मान चुके हैं, ना केवल यहाँ के लोग बल्कि अब देश और दुनिया आपके तारीफों की पुल बांध रही है, आपकी पूरी टीम की। मनोज जी, एक व्यक्तिगत सवाल है मेरा, ये भी कि आप जब शो जीत कर आए और आपकी जो वैल्यू थी, आपने जो 15 अगस्त में आपने परफॉर्म किया था और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट मिली थी, और जब वहां से आप लौट कर आए, तो क्या जो पैसे हैं जो आपको जो शुरुआती दौर में मिल रहे थे और अब के मुकाबले, क्या आपके उसमें बढ़ोतरी हुई है आपकी टीम को लेकर, जिसके बदौलत आप अपने जो आपका एनजीओ है या जो स्कूल है जो अभी आप रन कर रहे हैं, उसमें मदद मिल पा रही है? पहले हम लोगों को जैसे लोग बुलाते थे तो 5,000 10,000 दे देते थे, आने जाने का खर्चा दे देते थे, रहने के लिए कहीं स्कूल दे देते थे। तो ये पहले का दौर था। मगर इंडियाज गॉट टैलेंट में आने के बाद मैं खुद सख्त हुआ कि बस्तर के बहुत सारे आर्ट्स कला है, बहुत सारे आर्टिस्ट है जो कि 5,000 10,000 में बेचारे को पता नहीं चलता है, तो हो जाते। मैं थोड़ा स्टिक हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। नहीं, हम लोगों का चार्ज इतना रहेगा, आप इतना हमारा चार्ज देंगे, हमारे बच्चों का भी वैल्यू है कि वो अच्छा होटल मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा उनको चार्ज दे। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका ग्रो कैसे होगा? आज उनकी कला और उनकी टैलेंट देखने के लिए जब लोग पैसा देते हैं तो हम उनके ऊपर डबल खर्चा करते हैं और डबल तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, तब जाकर उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो बिना पैसे के तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो पैसा उनको बहुत जरूरी है। आज मेरे साथ है, कल अपने घर जाएंगे, उनको घर चाहिए, मकान चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, वो पैसे से होने वाला है। तो मैं बच्चों को भी सख्त मना कर दिया हूँ कि भाई आप कहीं पे भी फ्री में मत जाओ, आप पैसा लीजिए और पैसे के बदले आप उनको अच्छा से अच्छा टैलेंट करके दिखाइए
क्योंकि पैसा जब लेंगे, हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम और 10 बच्चों को अपने एकेडमी में लाएंगे और बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है कि पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे। पैसे आएंगे, हम हमारे पास 50 है, अगले साल 100 बच्चे रखेंगे और पैसे आएंगे, हम 1000 बच्चे रखेंगे और पैसे आएंगे 10,000 बच्चों का हमारा प्लान है कि 10,000 बच्चों को हम रखें, 10,000 बच्चों के लिए लाजवाब स्कूल खोले और लाजवाब खेल चले और लाजवाब ओलंपिक में हमारे कम से कम 30-40 बच्चे रहे। 2036 में ओलंपिक होने वाला है, बस्तर की हो या छत्तीसगढ़ के हो, 50 बच्चों तो रहना ही चाहिए। ऐसा टारगेट करके आज से हम लोग चले, 12 साल बचा हुआ है। 12 साल की तैयारी आज हम यदि कर लें तो कसम से बोल रहा हूं, उस दिन तक हमारे वहां का बच्चा रिप्रेजेंटर नहीं रहेगा, गोल्ड मेडल लेकर आएगा। इस बात का याद रखिए, गोल्ड मेडल लेकर आएगा। आज 12 साल पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मगर उसकी तैयारी आज ही करना पड़ेगा। आज ही बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आज ही उनके दिमाग में डालना पड़ेगा, बेटा अब 2016 में 2036 में भारत के गुजरात में ओलंपिक होने जा रहा है, आप उसके एक भाग है, आप उसके हिस्सा है। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, कोई टैलेंट की कमी नहीं। ये जो मनोज है, इतना ऊर्जावान जो है, ये कुछ टाइम के लिए थकता भी है? देखिए, मनोज प्रसाद तभी थकेगा जब यहाँ से चला जाएगा। हाँ, जाना जरूरी, यहाँ से हम लोग सब सत्य है कि यहाँ से जाएंगे, मगर उससे पहले हम लोग यदि कुछ कर दिए इस अपने बस्तर के, अपने लोगों के लिए या अपने देश के लिए, बड़ा मजा आ जाएगा। पर मैं वाकई में कहूँ कि आपकी जो ये एनर्जी है ना, आपसे बात करके लग रहा है कि हर बच्चे में जो एनर्जी दिखती है ना, ये एनर्जी ट्रांसप्लांट हो रही है और वो एनर्जी जा रही है, वो बच्चों में वो पूरी दिखती है। मनोज जी, जाते जाते एक लास्ट जो सवाल है मेरा ये है कि आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे सपने कठिनाइयों से ही पूरा होता है। जब तक हम कठिनाइयों को नहीं पार करेंगे, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जूते नहीं, हमारे पास साधन नहीं, हमारे पास ये नहीं, वो नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मगर वो सारे प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो नहीं करना चाहते। जो करना चाहते हैं उनके लिए पूरी सॉल्यूशन है। सरकार यहाँ पे मदद कर रही है, इतने अच्छे अच्छे कलेक्टर लोग आ रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूलें आ रही है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आप उनके पास आइए, जरूर हेल्प कीजिए, हेल्प मांगिए और आपका होगा। और कोई भी बच्चा किसी से भी कम नहीं है, ना बुजुर्ग मलखम एकेडमी से कम है नहीं है, ना ही और विश्व का जो गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट है उससे भी आप कम नहीं है। बस आपने आपको आंकना सीख जाइए और उस सपने के लिए जिस हद तक जाना पड़े आप जाइए, फिर देखिए मजा कहाँ आप जाते हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 है आप, मगर हम लोग क्या उसका 10% भी नहीं करना चाहते हैं। हम रात की बात इसीलिए किया था कि रात हमारे लिए बनाई गई सोने के लिए। किसने बोल दिया? रात जाकर मुंबई में देखिए, 12 घंटे रात में लोग अलग ही काम कर रहे हैं, अलग ही, कोई खेल रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई दौड़ते हुए। मगर हम लोग ऐसा बस्तर में क्यों नहीं माहौल पैदा कर सकते? हमारे यहाँ पे 24 घंटा होने, कोई कानून नहीं, कोई रूल्स नहीं होना चाहिए। बच्चा एकदम 24 घंटा खेलो, 24 घंटा पढ़ाई करो, 24 घंटा बांसुरी बजाओ, 24 घंटा तबला बजाओ एकदम, और डिसिप्लिन में रहो, सभ्य बनो, अच्छा चीजों को, अच्छे लोगों को अभी से फॉलो करना सीख जाओ। और समय नहीं हमारे पास, युवाओं के पास जो हम समझ रहे हैं ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, समय नहीं। आज ही करो, अभी करो, अभी शुरुआत कीजिए और आपको आने वाले 5 साल बाद दुनिया का नंबर 1 आप लोग रहेंगे, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहेंगे। आपकी अलग ही ऊर्जा में बन जाएंगे, अलग ही जगह चले जाएंगे। तो मिस हम कर रहे हैं, तो हमें मिस नहीं करना है। युवाओं को अभी से जगाना है, जगो जगो जगो, 4 बजे जग जाओ, 5 बजे जग जाओ, सारा रात जग जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, कोई आपकी नींद से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस शरीर को जितना चाहिए वो तो आराम से मिल जाएगा, कहीं पे भी रहो। जरूरी है कि हमें जागना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, अब हमें जगना पड़ेगा। हमारा जैसी चला पीढ़ी, हमारी जैसी पीढ़ियां चली, हमें जैसे भी लाया, वो एक बहाना है। मगर हमारा कर्तव्य है कि हम बस्तर को अब दुनिया में कैसे नंबर 1 लेके चले जाए। हर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, गाना हो, पढ़ाई हो, सिंगिंग हो, खेल हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी नारायणपुर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बारिश हो, तूफान हो, तो भी आपने उनको पौष्टिक आहार कैसे दिया और प्रशिक्षण करवाया? देखिए, पौष्टिक आहार जो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमारे बच्चों को दाल भात सब्जी देता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता हूँ। यदि दाल भात सब्जी ही पेट भर के मिले और समय पे मिले, वो आपके लिए बलिदान है। हम सुबह चना और गुड़ और मूंग देते हैं, ये इससे बड़ा
खाना कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभी हो से तो हम लोग नॉन वेज का भी व्यवस्था करते हैं, मगर जितनी शक्ति है उतना बच्चों को देता हूँ। बच्चों को बोलता हूँ कि सब प्रॉब्लम इधर से है, हमें कोई काजू किशमिश बादाम दूध नहीं मिल रहा तो मत मिले ना भगवान, जो हमें अन्न मिल रहा है उसको अच्छा समझ के खाना शुरू करो। और नारायणपुर तो पूरा वन संपदा से परिपूर्ण है और मुझे नहीं लगता उसकी परिपूर्ति कुछ और चीज करता है। यस, ऑक्सीजन अच्छा है, पानी अच्छा है, और हमारा खाना गांव से हम लोग दाल लेकर आते हैं। वो ये जो गांव वाले बेचने आते हैं वो सब दाल क्या प्योरिटी है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो वही चीजें हैं। हमें कंप्लेन है ये, यदि आप बोल रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, ये कंप्लेन है। जो मिल रहा है उसमें आपका सिक्स पैक है, मजबूती है। मैं बोल रहा हूँ दाल भात खा के हम इंडिया में नंबर 1 है, तो क्या कमी है ये बताइए। तो ये मनोज ने अपने देसीपन के साथ अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। बस टॉक विद बस्तर विलेजर में हम फिर से लेकर आएंगे नई और दिलचस्प कहानी, और मनोज जी के साथ ढेर सारी बातें हुई, लेकिन खास ध्यान रखिए इस शो में लाने का मकसद यही था कि ढोल काल की पहाड़ियों में इन्होंने अपने कई दिन के प्रयास और निरंतर जो इन्होंने प्रैक्टिस की है उसके बदौलत टुकड़ों में तोड़कर उसे शूट किया है। ऐसे भी कोई चीजें वहां जाकर ना करे जिससे कोई दुर्घटना हो। इन्होंने कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के नजरिए से भी उन चीजों को बढ़ावा दिया है। तो ये जो मकसद था इंटरव्यू का ये भी रहा है कि हम उन सभी युवाओं को और बच्चों को प्रेरित कर सके कि वो ऐसी चीजें बिना सिक्योरिटी के ना करें और कोई भी इस तरह के स्टंट ना करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे टॉक विद बस्तर विलेजर में एक नए शो के साथ और एक नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।